नमस्कार। आज हम नेटवर्किंग की दुनिया की एक बहुत ही अहम चीज समझने वाले हैं। OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब डिवाइस आपस में बात कैसे करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो नेटवर्किंग के कुछ नोट्स और डॉक्यूमेंट्स से है, जो इसी OSI मॉडल की बनावट, इसकी हर परत कैसे काम करती है, उस पर फोकस करते हैं। हाँ, और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब एक तरह का खाका, कोई एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या प्रोटोकॉल नहीं है ये। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस मॉडल की जो 7 परतें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। नेटवर्किंग जो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, उसे थोड़ा सिंपल बनाया जा सके। हाँ, और ये उन सब के लिए फ़ायदेमंद होगा जो नेटवर्किंग को समझना शुरू कर रहे हैं या जो अपनी नॉलेज को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहते हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग डिवाइस, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। बिल्कुल। और OSI मॉडल इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप कह सकते हैं 7 अलग-अलग स्टेप्स या लेयर्स में बांटता है। जैसे किसी बिल्डिंग की मंजिलें। हाँ, बिल्कुल। एक 7 मंजिला इमारत की तरह समझ लीजिए। हर मंजिल का अपना एक खास काम है और सब मिलकर एक बड़ा काम पूरा करती हैं। ठीक है। और ये 7 परतें एक क्रम में काम करती हैं। इनको अक्सर 2 ग्रुप्स में भी देखते हैं, ऊपरी परतें और निचली परतें। हाँ, ऊपरी परतें मतलब टॉप की 3, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर और यूज़र डेटा से जुड़ी होती हैं। और निचली 4, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। ये डेटा को नेटवर्क पर सही सलामत पहुंचाने के मतलब टेक्निकल काम देखती हैं। बिल्कुल। और हर लेयर पर डेटा का एक खास फॉर्मेट होता है, जिसे PDU कहते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। और हर लेयर उस डेटा में अपनी कुछ जानकारी, एक हेडर जोड़ देती है। हेडर में क्या होता है? एड्रेस वगैरह? हाँ, उसमें भेजने वाले सोर्स और पाने वाले डेस्टिनेशन की उस लेयर के लेवल की जानकारी होती है। और जैसे जैसे डेटा नीचे जाता है, ये हेडर्स जुड़ते जाते हैं। इस प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो चलिए उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से शुरू करते हैं। लेयर 7, एप्लीकेशन लेयर। ये तो हम सबके सबसे करीब होती है ना? एकदम सही। एप्लीकेशन लेयर वो इंटरफेस है जहां हम मतलब यूज़र सीधे नेटवर्क से इंटरैक्ट करते हैं। जब भी हम कोई ऐप यूज़ करते हैं जो इंटरनेट से जुड़ती है, जैसे वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, फाइल शेयरिंग ऐप। तो हम एप्लीकेशन लेयर पर होते हैं। हाँ, हम एप्लीकेशन लेयर से ही इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। इसका काम है नेटवर्क सर्विसेज तक हमें पहुंचाना। अच्छा, तो कौन से जाने पहचाने प्रोटोकॉल यहाँ काम करते हैं, मतलब HTTP वगैरह? बिल्कुल। वेब ब्राउजिंग के लिए HTTP और उसका सिक्योर वर्जन HTTPS। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP, ईमेल भेजने के लिए SMTP। रिमोट लॉगिन के लिए भी कुछ होता है ना, टेलनेट? हाँ, टेलनेट। और ज्यादा सिक्योर तरीके से SSH। फिर DNS भी यहीं आता है, जो वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलता है। और DHCP, जो डिवाइस को ऑटोमेटिक IP एड्रेस देता है। अरे वाह, काफी सारे हैं। ये सब एप्लीकेशन लेयर पर इसलिए हैं क्योंकि ये सीधे यूजर की जरूरत पूरी करते हैं। एग्जैक्टली ये वो सर्विसेज हैं जो यूजर को चाहिए, और इस लेयर पर PDU को हम सिंपली डेटा ही कहते हैं। हेडर में ये जानकारी होती है कि कौन सी सर्विस यूज हो रही है। समझ गई। ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर से डेटा नीचे आता है, लेयर 6 पर, प्रेजेंटेशन लेयर। इसका क्या खास काम है? इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कभी-कभी। हाँ, ये थोड़ी कम दिखती है पर इम्पॉर्टेंट है। इसका मेन काम है डेटा के फॉर्मेट को संभालना, मतलब ये पक्का करना कि भेजने वाले सिस्टम का डेटा पाने वाला सिस्टम समझ सके। जैसे ट्रांसलेशन करना। हाँ, एक तरह से ट्रांसलेटर या फॉर्मेट कन्वर्टर। मान लीजिए 2 कंप्यूटर अलग-अलग कैरेक्टर एनकोडिंग जैसे ASCII UTF-8 इस्तेमाल करते हैं। ये लेयर कन्वर्शन कर देगी। अच्छा, और क्या करती है ये? डेटा कंप्रेशन और डीकंप्रेशन, मतलब डेटा का साइज छोटा करना ताकि वो तेजी से जाए और कम बैंडविड्थ ले, और फिर दूसरी तरफ उसे वापस ओरिजिनल साइज में लाना। ये तो बहुत यूजफुल है। और एक बहुत ज़रूरी काम, एन्क्रिप्शन और डीक्रिप्शन। डेटा को भेजने से पहले सिक्योर करना, एन्क्रिप्ट करना ताकि बीच में कोई पढ़ ना सके, और फिर पाने वाले एंड पर उसे डीक्रिप्ट करना। ओके, तो सिक्योरिटी का एक पहलू यहाँ भी है। और फॉर्मेटिंग भी। इसका PDU भी डेटा ही है। प्रोटोकॉल वही एप्लीकेशन लेयर वाले क्यों मेंशन होते हैं अक्सर? हाँ, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के काम अक्सर एक साथ ही हैंडल किए जाते हैं।
लेकिन OSI मॉडल में इनका लॉजिकल काम अलग-अलग बताया गया है। प्रेजेंटेशन लेयर का फोकस सिर्फ डेटा के सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब डेटा और नीचे गया, लेयर 5 पर, सेशन लेयर। नाम से लग रहा है ये सेशंस मैनेज करती होगी। बिल्कुल। सेशन लेयर का काम है दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन सेशन को बनाना, उसे मैनेज करना और जब काम खत्म हो जाए तो उसे ठीक से बंद करना। सेशन मतलब? जैसे एक कॉल, हाँ। समझ लीजिए एक कनेक्शन। जैसे आप किसी वेबसाइट से जुड़े हैं तो एक सेशन बन गया। अगर आप उसी वेबसाइट पर ब्राउज भी कर रहे हैं और फाइल भी डाउनलोड कर रहे हैं तो ये लेयर उन दोनों एक्टिविटीज के लिए अलग-अलग सेशन मैनेज कर सकती है। ये एक तरह का डायलॉग कंट्रोलर है। डायलॉग कंट्रोलर मतलब कौन कब बोलेगा ये तय करना। हाँ, जैसे ये तय करना कि डेटा एक बार में एक ही तरफ जाएगा, हाफ डुप्लेक्स, या दोनों तरफ एक साथ, फुल डुप्लेक्स। और एक और अहम चीज है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन वो क्या होता है? मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और बीच में कनेक्शन टूट गया। सेशन लेयर चेक पॉइंट्स बना सकती है। तो जब कनेक्शन वापस आएगा, डाउनलोड वहीं से शुरू होगा जहां रुका था, ना कि एकदम शुरू से। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। इसका पीडीयू भी डेटा ही है, फंक्शन एकदम अलग है पर। जी हाँ, फंक्शन पर ध्यान देना जरूरी है। ये लेयर ऊपर की एप्लीकेशन वाली लेयर्स और नीचे की नेटवर्क वाली लेयर्स के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है, कम्युनिकेशन के फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अब हम ऊपरी 3 लेयर्स से नीचे आ गए। अब शुरू होती हैं वो लेयर्स जो डेटा को असल में भेजने का काम करती हैं। लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर की दो सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। सेगमेंटेशन मतलब टुकड़े करना। हाँ, ऊपर से जो बड़ा डेटा आया उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, इन्हें सेगमेंट कहते हैं अगर टीसीपी यूज हो रहा है। और फिर पाने वाले एंड पर इन सेगमेंट्स को वापस सही क्रम में जोड़कर ओरिजिनल डेटा बनाना। अच्छा, और दूसरी जिम्मेदारी? एंड टू एंड कनेक्टिविटी और रिलायबिलिटी, मतलब भेजने वाले डिवाइस की एक खास एप्लीकेशन से लेकर पाने वाले डिवाइस की सही एप्लीकेशन तक एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना। और ये भी देखना कि डेटा भरोसेमंद तरीके से पहुंचे, मतलब बिना एरर के और सही ऑर्डर में। ये फ्लो कंट्रोल भी करती है। फ्लो कंट्रोल मतलब डेटा भेजने की स्पीड? हाँ, ताकि भेजने वाला डिवाइस पाने वाले को ओवरलोड ना कर दे। ठीक है, तो इसका पीडीयू हुआ सेगमेंट, और इसके हेडर में सबसे खास क्या आता है? पोर्ट नंबर्स। एग्जैक्टली, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या है? ये डिवाइस के अंदर चल रही अलग अलग एप्लीकेशंस या सर्विसेज का एक तरह का एड्रेस है। जैसे एक बिल्डिंग आईपी एड्रेस में अलग अलग फ्लैट नंबर, पोर्ट नंबर। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये 16 बिट का नंबर होता है तो 0 से 65,535 तक हो सकता है। ओह, अच्छा, और ये पोर्ट नंबर्स कैसे बांटे गए हैं? कुछ फिक्स्ड होते हैं शायद? हाँ, इन्हें 3 कैटेगरी में बांटते हैं। वेल नोन पोर्ट्स 0 से 1023, रजिस्टर्ड पोर्ट्स 1024 से 49151 और डायनामिक या फ्री पोर्ट्स 49152 से 65535। वेल नोन पोर्ट्स कौन से हैं? जैसे HTTP का 80। हाँ, HTTP का 80, HTTPS का 443, FTP का 20 और 21, SSH का 22, Telnet 23, SMTP 25, DNS 53, DHCP 67 और 68, Windows File Sharing SMB 445। ये सब स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिए फिक्स्ड हैं। और बाकी 2 रेंज? रजिस्टर्ड पोर्ट्स वो हैं जो कंपनियां अपनी ऐप्स के लिए रजिस्टर करा लेती हैं, और डायनामिक पोर्ट्स वो हैं जो क्लाइंट मशीन कनेक्शन बनाते समय टेम्पररी तौर पे इस्तेमाल करती हैं। क्या हम ये पोर्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं अपने सिस्टम पर? हाँ, विंडोज में सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स एटसेट्रा सर्विसेज फाइल में होती है। लिनक्स या मैक में इट्सी सर्विसेज में। पहले एक TCP/IP सॉकेट का उदाहरण दिया था, 123.99.101.123.443। ये क्या है फिर? ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन है। आईपी एड्रेस 123.99.101.123 बताता है कि किस कंप्यूटर तक जाना है, और पोर्ट नंबर 493 बताता है कि उस कंप्यूटर के अंदर किस एप्लीकेशन यानी यहाँ HTTPS तक जाना है। समझ गई। और यहाँ मेन प्रोटोकॉल कौन से हैं? TCP और UDP? हाँ, 2 मुख्य प्रोटोकॉल हैं, TCP और UDP। इनमें क्या फर्क है? सुना है एक भरोसेमंद है और एक तेज। सही सुना है। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये पहले कनेक्शन बनाता है,
3 वे हैंडशेक से फिर डेटा भेजता है और पक्का करता है कि डेटा सही सलामत सही क्रम में पहुंचे। इसके लिए वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ये थोड़ा धीमा हो सकता है पर भरोसेमंद है, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल में यूज होता है। और यूडीपी? यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शनलेस है। ये बस डेटा भेज देता है, कोई गारंटी नहीं लेता कि पहुंचा या नहीं, या सही क्रम में पहुंचा या नहीं। ये तेज है क्योंकि इसमें कनेक्शन बनाने और एक्नॉलेजमेंट का झंझट नहीं है। ये स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, डीएनएस में यूज होता है, जहां स्पीड जरूरी है और थोड़ा बहुत डेटा लॉस चल जाता है। आरटीपी भी मेंशन था। हाँ, आरटीपी यानी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल अक्सर यूडीपी के ऊपर इस्तेमाल होता है, खासकर ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, टाइमिंग इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए। बहुत बढ़िया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने डेटा को सेगमेंट्स में तोड़ा, पोर्ट नंबर लगाया और रिलायबिलिटी का ध्यान रखा, अगर टीसीपी है तो। अब इसके नीचे आती है लेयर 3, नेटवर्क लेयर। ये क्या करती है? राउटिंग। बिल्कुल, नेटवर्क लेयर का मेन काम है रूटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग। ये तय करती है कि डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। इंटरनेट तो बहुत सारे नेटवर्क्स का जाल है ना? हाँ, तो ये लेयर उन नेटवर्क्स के बीच पैकेट को रास्ता दिखाती है। जैसे पोस्ट ऑफिस अलग अलग शहरों तक चिट्ठी पहुंचाने का रूट तय करता है। तो ये इंटरनेट का जीपीएस सिस्टम हो गया। इसका पीडीओ होता है पैकेट या डेटाग्राम, और हेडर में क्या होता है? आईपी एड्रेस। एकदम सही। हेडर में सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस वो लॉजिकल एड्रेस है जो नेटवर्क पर डिवाइस को यूनिकली पहचानता है, चाहे वो कहीं भी हो। यहाँ का मेन प्रोटोकॉल तो आईपी हुआ। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी ही मेन है। इसके अलावा कुछ हेल्पर प्रोटोकॉल्स भी हैं, जैसे आईसीएमपी जो एरर रिपोर्टिंग के लिए है। पिंग कमांड इसी को यूज करता है। अच्छा, पिंग आईसीएमपी यूज करता है। और आईजीएमपी है मल्टीकास्टिंग के लिए, और बहुत जरूरी है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी ये क्या करता है? ये नेटवर्क लेयर के लॉजिकल आईपी एड्रेस को अगली लेयर यानी डेटा लिंक लेयर के फिजिकल मैक एड्रेस में बदलता है, ताकि पैकेट लोकल नेटवर्क पर सही मशीन तक पहुंच सके। ओह, तो ये आईपी को मैक में मैप करता है। हाँ, और इसका उल्टा आरएआरपी भी होता था, पर अब डीएचसीपी ज्यादा यूज होता है। आपने कहा आरएआरपी, आईपी एड्रेस लेयर 3 को मैक एड्रेस लेयर 2 में बदलता है। तो ये दोनों के बीच काम करता है? हाँ, इसे आप लेयर 2.5 जैसा समझ सकते हैं। लॉजिकली ये नेटवर्क लेयर की मदद कर रहा है, पर ऑपरेट ये लोकल नेटवर्क पर लेयर 2 लेवल पर करता है, मैक एड्रेस पता करने के लिए। ये दोनों लेयर्स के बीच एक जरूरी लिंक है। ये तो इंटरेस्टिंग है। चलिए अब लेयर 2 पर आते हैं, डेटा लिंक लेयर। इसका एरिया क्या है? डेटा लिंक लेयर का फोकस होता है एक ही लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के अंदर डिवाइसेस के बीच भरोसेमंद डेटा ट्रांसफर या फिर पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर। ये नेटवर्क लेयर से मिले पैकेट्स को फ्रेम्स में बदलती है। फ्रेम्स, अच्छा। इसके 2 हिस्से भी होते हैं, मैक और एलएलसी। हाँ, 2 सब लेयर्स हैं। मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये फिजिकल एड्रेसिंग मतलब मैक एड्रेस को हैंडल करती है, और एलएलसी यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल लोकल लेवल पर देखती है और ऊपर की नेटवर्क लेयर से बात करती है। मैक एड्रेस के बारे में थोड़ा और बताइए, ये आईपी एड्रेस से कैसे अलग है? मैक एड्रेस, जिसे फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, वो 48 बिट का यूनिक नंबर है जो डिवाइस के नेटवर्क कार्ड एनआईसी पर मैन्युफैक्चरर डालता है। ये हेक्साडेसिमल में होता है, जैसे A1.DC.11.4E.2B.78। और ये बदलता नहीं है? नॉर्मली नहीं, ये हार्डवेयर से जुड़ा है और ये सिर्फ लोकल नेटवर्क में ही काम आता है। जब डेटा राउटर के पार दूसरे नेटवर्क में जाता है तो मैक एड्रेस बदल जाता है, राउटर का मैक एड्रेस लग जाता है, लेकिन आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का वही रहता है। अच्छा, तो आईपी एड्रेस पूरे यात्रा के लिए है, मैक एड्रेस सिर्फ एक हॉप या लोकल सेगमेंट के लिए। बिल्कुल, आईपी रूटिंग के लिए, मैक लोकल डिलीवरी के लिए। और हम अपना मैक एड्रेस कैसे देख सकते हैं? विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर ipconfig all लिखिए, फिजिकल एड्रेस दिखेगा। लिनक्स या मैक में ipconfig या ip एड्रेस कमांड से। ठीक है, तो लेयर 2 का पीडीयू हुआ फ्रेम। इसके हेडर में क्या होता है? सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। हाँ, टिपिकल ईथरनेट फ्रेम में सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होते हैं, और फ्रेम के आखिर में, हेडर में नहीं ट्रेलर में, एक चेकसम या सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है। चेकसम
ये क्यों? ये एरर डिटेक्शन के लिए है। भेजने से पहले फ्रेम के डेटा पर एक कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली जाती है और फ्रेम के साथ भेज दी जाती है। पाने वाला डिवाइस फिर से वही कैलकुलेशन करता है। और अगर वैल्यू मैच नहीं हुई? तो इसका मतलब है कि फ्रेम रास्ते में कहीं करप्ट हो गया, उसमें एरर आ गया, तब उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फिर ऊपर की लेयर जैसे टीसीपी उसे दोबारा भेजने का इंतजाम कर सकती है। तो ये लेयर लोकल लेवल पे डेटा की इंटेग्रिटी चेक करती है। यहाँ कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं? ईथरनेट? हाँ, लैन के लिए ईथरनेट सबसे कॉमन है। वैन कनेक्शंस के लिए पीपीपी, एचडीएलसी, फ्रेम रिले जैसे प्रोटोकॉल होते हैं और एआरपी भी यहाँ रेलेवेंट है। बहुत अच्छे। अब हम आ गए हैं ओएसआई मॉडल की बिल्कुल बुनियाद पर, लेयर 1, फिजिकल लेयर। हाँ जी, फिजिकल लेयर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये असल फिजिकल कनेक्शन से डील करती है। इसका काम है लेयर 2 से मिले फ्रेम्स को बिट्स, जीरोज और वंस में बदलना और फिर उन्हें फिजिकल मीडियम पर भेजना। फिजिकल मीडियम मतलब? तार। जैसे कॉपर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या हवा जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ। ये बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट पल्स या रेडियो तरंगों में बदलकर भेजती और रिसीव करती है। तो असल में डेटा का चलना फिरना इसी लेयर पर हो रहा है, बिट्स के रूप में। इसका पीडीयू तो बिट्स हुआ। हेडर में क्या होता है? टेक्निकली फिजिकल लेयर पर कोई हेडर नहीं जुड़ता, क्योंकि ये सिर्फ बिट्स की एक धारा है। लेकिन ये लेयर ये डिफाइन करती है कि केबल कौन सी लगेगी, कनेक्टर कैसा होगा, जैसे RJ45, वोल्टेज लेवल क्या होंगे, सिग्नल कैसे बनेंगे, एनकोडिंग, स्पीड क्या होगी, बिट रेट, और नेटवर्क का फिजिकल लेआउट यानी टोपोलॉजी कैसा होगा। ये तो सच में बुनियाद है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। वाकई। तो हमें ओएसआई मॉडल की 7 मंजिलों का ये सफर पूरा किया। एप्लीकेशन लेयर से शुरू करके जो हमसे जुड़ी है, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक से होते हुए फिजिकल लेयर तक, जहां सब कुछ सिग्नल्स और मीडियम का खेल है। हाँ, और हर लेयर का अपना एक क्लियर काम है, अपना पीडीयू, अपना हेडर। सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि हमारा डेटा सही तरीके से सही जगह सही फॉर्मेट में पहुंच जाए। और इस प्रोसेस में हमने पोर्ट नंबर्स, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस जैसे कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी समझा। बिल्कुल। और इस मॉडल की खूबी यही है कि ये इतने जटिल प्रोसेस को छोटे, मैनेजेबल और स्टैंडर्डाइज्ड हिस्सों में तोड़ देता है। इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है ट्रबल शूटिंग में? हाँ, ट्रबल शूटिंग में बहुत मदद मिलती है। अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो आप लेयर बाय लेयर चेक कर सकते हैं। क्या फिजिकल कनेक्शन ठीक है, लेयर 1। क्या लोकल कनेक्टिविटी है, लेयर 2। क्या आईपी एड्रेस मिल रहा है, पिंग हो रहा है, लेयर 3। ऐसे प्रॉब्लम को ढूंढना आसान हो जाता है। और अलग-अलग कंपनियों के डिवाइस आपस में बात कर पाते हैं, वो भी इसी मानकीकरण की वजह से। निश्चित रूप से। इंटरऑपरेबिलिटी। जब सब एक ही फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं तो सिस्को का राउटर नेटगियर के स्विच से बात कर पाता है। तो कुल मिलाकर ओएसआई मॉडल नेटवर्किंग को समझने, डिजाइन करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। सही कहा। ये नेटवर्किंग की भाषा सीखने जैसा है। अब आखिर में एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर पर है, रिलायबल डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर पर है, लोकल एरर चेकिंग डेटा लिंक लेयर पर है। ये सब जरूरी काम अलग अलग लेयर्स पर हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन की पूरी सुरक्षा और भरोसा इन सभी लेयर्स के सही काम करने पर कितना टिका हुआ है। क्या किसी एक लेयर में, मान लीजिए निचली लेयर में, कोई छोटी सी गड़बड़ी या वल्नरेबिलिटी पूरे कम्युनिकेशन चेन को कमजोर कर सकती है? ये आपस की निर्भरता काफी सोचने लायक है। हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। हर लेयर का अपना रोल है और चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इस पे सोचना वाकई दिलचस्प है।